नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो चोल साम्राज्य था उसकी नौसेना इतनी मजबूत कैसे थी और क्या आवश्यकता थी चोल साम्राज्य को नौसेना विकसित करने के पीछे। हम उन आवश्यकताओं को देखेंगे जिनके कारण चोल साम्राज्य ने एक बड़ी नौसेना विकसित की और हम उन परिस्थितियों को भी समझेंगे जिसने चोल साम्राज्य को इस काबिल बनाया कि वह इतनी बड़ी नौसेना का विकास कर सका। जब भी हम चोल साम्राज्य के विषय में पढ़ते हैं तो उनकी दो बातें सबसे फेमस हमको मिलती हैं। सबसे पहली उनकी पंचायती राज व्यवस्था और दूसरी उनकी नौसेना। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने इनकी पंचायती राज व्यवस्था को काफी डिटेल से देख लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो चोलों की नौसेना है वह इतनी शक्तिशाली कैसे हुई। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि चोल साम्राज्य ने नौसेना का विकास किया ही क्यों। क्या आवश्यकता थी चोल साम्राज्य को जिस कारण से उसने इतनी बड़ी नौसेना का विकास किया। तो हम देखते हैं एक उद्देश्य दिखता है कि साम्राज्य का विस्तार करना और इसमें स्पेशली समुद्री विजय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चोल साम्राज्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और इसमें वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर और दक्षिण तरफ भी जिसमें सिंघल शामिल है वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो इन क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए समुद्री सेना का होना एक आवश्यक शर्त बनी थी। तो उसी कारण से चोल सेना ने नौसेना का विकास किया। हम देखते हैं कि राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम जैसे शासकों ने अपनी नौसेना का इस्तेमाल किया जिसके कारण वह श्रीलंका, मालदीव, सुमात्रा, मलेशिया इन सारे देशों पर अपने अभियानों को पूर्ण कर सके और अपने साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों तक कर सके। चोल सेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, विशेष रूप से श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ। श्रीविजय साम्राज्य वर्तमान में जो इंडोनेशिया है और जो मलेशिया है वहां पर यह स्थित था और इस साम्राज्य के खिलाफ चोल साम्राज्य ने नौसेना का इस्तेमाल किया। श्रीविजय साम्राज्य जो चोलों की वाणिज्यिक व्यवस्था थी, जो व्यापार तंत्र था चोल साम्राज्य का, उसको डिस्टर्ब कर रहा था या वहां पर अराजकता फैल रही थी। तो उसको नियंत्रित करने के लिए चोल साम्राज्य ने नौसेना का विकास किया। व्यापार और आर्थिक लाभ हो चोल साम्राज्य को, यह भी एक दूसरा कारण दिखता है जिसके कारण चोल सेना ने नौसेना का विकास किया। चोल सेना बड़े स्तर पर समुद्री मार्गों से व्यापार कर रही थी और उन समुद्री मार्गों के जो व्यापार है उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको नौसेना का विकास करना पड़ा। चोल साम्राज्य के दौरान जो भारत का व्यापार था वह चीन के साथ, अरब देशों के साथ समुद्री मार्गों से हो रहा था। इसी के साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया है उनके साथ भी समुद्री मार्गों से व्यापार हो रहा था। उन व्यापारों पर चोल साम्राज्य का नियंत्रण रहे, इसके लिए आवश्यक है कि वहां की जो शक्तियां हैं उन पर भी चोल साम्राज्य का नियंत्रण रहे। इसीलिए पहले चोल साम्राज्य ने व्यापारिक जहाजों का प्रयोग किया। आपको अगर याद हो तो अरब के साथ व्यापार काफी लंबे समय से ही चल रहा था, उसमें नावों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन चोल साम्राज्य ने सबसे पहले इन नावों को बड़ा किया या इनका जो स्वरूप था उसको काफी मजबूत बनाया। उसके बाद इन्होंने यह समझा कि न केवल व्यापार के लिए बल्कि समुद्री अभियानों के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, इन सभी कारणों के लिए उन्हें अपनी नौसेना का विकास करना पड़ेगा। और इनके जो राजा हैं वह इस बात को सही समय पर समझ लेते हैं जिसके कारण यह इतनी बड़ी नौसेना का विकास कर पाते हैं। समुद्री क्षेत्रों में हम देखते हैं कि समुद्री डाकुओं का भी खतरा बना हुआ था। जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय भी हमने देखा था कि समुद्री आक्रमण हो रहे थे। तो उन समुद्री आक्रमणों से सुरक्षा हो व्यापारियों की और कुल मिलाकर जो चोल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था है, उनकी व्यापारिक व्यवस्था है, उसको सुरक्षा मिले, उसके लिए उन्होंने नौसेना का विकास किया। जो विदेशी व्यापार है उसको विस्तारित यदि करना था तो भारत के बाहर जो देश हैं उनसे समुद्री मार्गों के द्वारा संपर्क स्थापित करना पड़ता। तो उन कारणों से भी चोल साम्राज्य ने नौसेना का विकास किया। चोल साम्राज्य ने चीन के साथ हो रहे व्यापार पर, श्रीविजय साम्राज्य के साथ हो रहे व्यापार पर, अरब देशों के साथ हो रहे व्यापार पर और स्पेशली इसमें जो समुद्री व्यापार है उस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसके कारण चोल साम्राज्य को बहुत सारा धन भी मिला और उन्होंने अपनी पकड़
और मजबूत की। चोल साम्राज्य के समय हमने देखा था कि जो इनका आवंटन होता था धन का, उस धन के आवंटन में यह नौसेना के लिए अलग से आवंटन करते थे। जितना भी टैक्स आता था इनके पास, उस टैक्स में से एक हिस्सा यह नौसेना के विकास के लिए रखते थे। हम देखते हैं कि जो श्रीविजय साम्राज्य की चर्चा हो रही है बार बार, इस पर नियंत्रण क्यों करना चाहा चोल साम्राज्य ने? तो जो श्रीविजय साम्राज्य था यह इंडोनेशिया पर था और यह जो समुद्री व्यापार था उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से बहुत सारे समुद्री व्यापार का आना जाना लगा रहता था। मतलब एक तरह से यह एक संपर्क बिंदु था जिसके माध्यम से समुद्री व्यापार हो रहे थे। जो अरब के व्यापारी हैं वह व्यापारी इस श्रीविजय साम्राज्य में ही आते हैं और यहाँ से फिर वह चीन के क्षेत्र में जाते थे। हमने देखा था कि जब नावों का विकास हुआ तो नावों के विकास के साथ जो पहले व्यापारी दक्षिण भारत में आकर रुकते थे, अब वह व्यापारी सीधे जाकर श्रीविजय साम्राज्य में रुकते थे। तो अब श्रीविजय साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह किसके नियंत्रण में है, यह बात काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी। उसके लिए चोल साम्राज्य ने वहां पर अपने सैन्य अभियान भेजे और श्रीविजय साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा श्रीविजय साम्राज्य में हम और समस्या देखते हैं, जैसे इनके आंतरिक विद्रोह या इनकी आंतरिक परेशानियां। यहाँ पर साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे और उससे जो व्यापारिक मार्ग था उस पर बाधा उत्पन्न हो रही थी। उस बाधा को दूर करने के लिए भी चोल साम्राज्य ने श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण किया और उस पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन यदि श्रीविजय साम्राज्य को जीतना था तो उस जीतने के लिए यह आवश्यक था कि चोल साम्राज्य बड़ी सेना के साथ वहां पर पहुंच सके। उसके लिए समुद्री मार्ग ही था, मतलब उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग ही था। तो इस कारण से चोल सेना को बड़ी नौसेना का विकास करना पड़ा। राजेंद्र चोल ने जब श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले आया तो इससे जो चोल सेना थी उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। लेकिन इसके साथ साथ चोल सेना के जो प्रतिद्वंदी राज्य थे वह भी यह बात देख रहे थे कि चोल सेना इतनी तेजी के साथ नौसेना का विकास कर रही है, तो वह भी यह प्रयास करने लगे कि उनकी जो समुद्री शक्ति है वह ताकतवर बने। इस कारण से भी चोल सेना ने अपनी समुद्री शक्ति को और ज्यादा ताकतवर बनाया। दूसरे हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक और जो राजनीतिक प्रभाव है चोल साम्राज्य का, उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी चोल सेना ने नौसेना का विकास किया। इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग ही हमें दिखते हैं। तो यदि चोल साम्राज्य की जो सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है इनको पहुंचाना है, स्पेशली जो हिंदू धर्म है, जो तमिल संस्कृति है, जो वास्तुकला है, इन सबको यदि इन क्षेत्रों तक पहुंचाना है तो समुद्री मार्ग ही हमें दिखता है। यह भी एक कारण बनता है कि चोल सेना ने नौसेना का विकास किया। इसके साथ साथ एक शब्द हमें मिलता है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, मतलब अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को अन्य देशों तक पहुंचा देना और जो अन्य देश है वह आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था को अपना ले, मतलब सांस्कृतिक रूप से देशों को जोड़ना, यह कहा जा रहा है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। तो चोल साम्राज्य ने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जो वास्तुकला है, जो तमिल संस्कृति है, तमिल काव्य है, उन सब को दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में फैलाया और उसके लिए भी यह आवश्यक था कि उनके पास एक बड़ी नौसेना हो। इसके साथ साथ जो सैन्य और सामरिक मजबूती है, मतलब जो चोल सेना को अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना था, क्योंकि बड़ी शक्तियां थी उनसे इन्हें लड़ना पड़ रहा था। तो उस कारण से भी चोल सेना को अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ा। चोलों की नौसेना ने श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन तक के क्षेत्रों तक अपना प्रभाव विस्तृत किया और जिससे चोल साम्राज्य का जो नियंत्रण था स्पेशली व्यापारिक मार्गों पर, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है और इससे चोल साम्राज्य को बहुत सारा धन भी मिलता है। इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक था कि चोल सेना की जो सैन्य क्षमता है वह इन देशों में फैले, या ये देश चोल साम्राज्य की सैन्य क्षमता से प्रभावित हो, या चोलों की नौसेना या चोलों की जो सेना है वह इन पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो उन सब कारणों से चोल सेना को अपनी सेना को मजबूत करना था, जिससे वह अपनी पकड़ को मजबूत कर सके और उसने नौसेना का विकास किया। चोल साम्राज्य के दौरान हम देखते हैं कि न केवल परंपरागत नौसेना या जो उस समय चल रही थी वैसी नावों का विकास किया, बल्कि आधुनिक नावों का भी विकास किया। हम देखते हैं कि अरब के साथ भारतीय व्यापार लंबे समय से चल रहा था और ये व्यापारी
समुद्री मार्गों का प्रयोग कर रहे थे। समुद्री मार्गों पर यह नावों का प्रयोग करते थे और जो नाव इनके पास थी वह चोल साम्राज्य की नावों से काफी पिछड़े स्तर की थी। चोल साम्राज्य ने अपनी नावों को बहुत मजबूत बनाया, उस पर हथियार रखने की व्यवस्था, उस पर बड़ी संख्या में सेना रखने की व्यवस्था, वह सब कुछ चोल साम्राज्य ने विकसित किया। इसके साथ साथ चोल साम्राज्य बड़ी मात्रा में हाथी लेकर जाते हैं विदेशी अभियानों पर। स्पेशली जब श्रीविजय साम्राज्य की बात की जाती है तो चोल सेना वहां बहुत बड़ी हाथियों की संख्या के साथ पहुंचा था। तो वह सब कुछ चोल सेना ने विकसित किया और जो आधुनिक नौसेना का रूप है उसको उन्होंने विकसित किया। एक शब्द मिलेगा आपको, कलाम। कलाम उन जहाजों को कहा जाएगा जो बहुत बड़े बड़े जहाज थे जिनको चोल साम्राज्य ने विकसित किया और इन जहाजों का न केवल व्यापार में बल्कि युद्ध में भी प्रयोग किया जाने लगा। इससे पहले जितने भी यह जहाज बन रहे थे उन जहाजों के माध्यम से व्यापारिक कार्य ही किए जा रहे थे, लेकिन चोल साम्राज्य ने युद्ध के लिए बड़ी संख्या में नावों का विकास किया और उनके माध्यम से इन्होंने अपनी नौसेना को बहुत ताकतवर बनाया। चोल प्रशासन ने नौसेना के विकास के लिए कप्तान नियुक्त किए और जो आधुनिक नौसेना है उनके संगठनों की तरह ही उनको काम करने दिया गया। धीरे धीरे इससे जो चोल नौसेना थी वह बहुत मजबूत हुई और एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में उभर कर आई। चोल साम्राज्य ने जो धार्मिक व्यवस्था थी और जो धार्मिक स्थल थे उनकी सुरक्षा के लिए भी नौसेना का विकास किया। जो हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल थे, धार्मिक केंद्र थे, उन पर आक्रमण ना हो, उनको ना नष्ट किया जाए, इसके लिए भी चोल सेना ने समुद्री शक्ति का विकास किया। स्पेशली जो रामेश्वर का क्षेत्र है उसकी सुरक्षा हो, इसके लिए भी चोल सेना ने नौ शक्ति सेना का विकास किया। हमने उत्तर भारत में देखा बहुत सारे आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के कारण जो धार्मिक स्थल है उत्तर भारत के उनको बड़ी मात्रा में तोड़ा गया, लेकिन दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने इन धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान की। चोल साम्राज्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में काफी विकास किया और इसका प्रभाव इनके जहाजों पर हमें दिखता है। इनके पास कुशल इंजीनियर थे जिन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाए, इन्होंने उत्तम किस्म की लकड़ियों का प्रयोग किया जिसके कारण एक बड़ी नौसेना विकसित हो सकी या एक बड़े जहाज विकसित हो सके, जिन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति को मजबूत बनाने के पीछे। जो यह चोल साम्राज्य के जहाज थे इसमें युद्ध सामग्री जाने लगी, लेकिन उसके साथ साथ व्यापारिक वस्त्र, मसाले, सोना, यह सब कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में जाने लगा और वहां से व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। चोल साम्राज्य ने अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक, चीन तक अपने व्यापारिक मार्गों का जाल बिछाया, उन पर नियंत्रण स्थापित किया, जिसने चोल साम्राज्य को बहुत आर्थिक लाभ पहुंचाया और अंततः चोल साम्राज्य एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया। अब हमको यह समझना होगा कि चोल साम्राज्य ने समुद्री सेना का विकास क्यों किया। यह तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमको यह समझना पड़ेगा कि वह चोल सेना ही क्यों थी या वह चोल साम्राज्य ही क्यों था जिसने इतनी बड़ी नौसेना का विकास किया। क्यों अन्य साम्राज्य ऐसी बड़ी नौसैनिक शक्ति का विकास नहीं कर सके। तो हमें उन कारणों को समझना होगा जिनके कारण चोल साम्राज्य ने इतनी बड़ी नौसैनिक क्षमता का विकास किया। सबसे पहले जो चोल साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति है, जो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वह ऐसी थी कि इनको समुद्री मार्गों पर निर्भर होना पड़ा और जब इनको समुद्री मार्गों पर निर्भर होना पड़ा तो वहां पर यह प्रभावशाली हो, इसके लिए यह आवश्यक हो गया था इनके लिए कि यह नौसैनिक क्षमता का विकास करे। जो इनका पूर्वी तट है जिसको कहेंगे कोरोमंडल तट और जो इनका पश्चिमी तट है जिसको कहेंगे मालाबार तट, यहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था और यहां से समुद्री व्यापार हो रहे थे। तो यह मजबूरी बन गई थी चोल साम्राज्य की कि वह नौसैनिक शक्ति का विकास करे। चोलों की जो राजधानी थी उन पर आक्रमण ना हो, यह भी एक कारण था कि चोल सेना को नौसैनिक क्षमता का विकास करना पड़ा। चोलों की पहली राजधानी तंजावुर और बाद की राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम दोनों समुद्र से काफी नजदीक थे और इन दोनों को समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस था, इसलिए इन पर आक्रमण ना हो। और जब भी आप देखेंगे किसी बड़े साम्राज्य पर आक्रमण होता है तो यह प्रयास किया जाता है कि उनकी राजधानी पर अधिकार हो जाए। जब भी राजधानी पर अधिकार हो जाता है तो यह मान लिया जाता है
कि वह साम्राज्य ही हार गया। तो चोलों की जो राजधानी है तंजावुर और बाद में गंगईकोंड चोलपुरम दोनों समुद्रों से नजदीक है, और इन पर यदि चोलों का आधिपत्य बना रहे तो उसके लिए आवश्यक है कि चोलों के पास ऐसी सैन्य क्षमता हो जो इनकी राजधानियों को सुरक्षित कर सके। चोल साम्राज्य के शासकों ने प्रारंभ से ही यह समझ लिया था कि जो समुद्री व्यापार है वह कितना इंपॉर्टेंट है और समुद्री व्यापार के माध्यम से कितना लाभ कमाया जा सकता है। इस कारण से इन्होंने शुरू से ही अपने व्यापारिक हितों का ध्यान रखा और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जितने भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वह भी समुद्र तटों पर स्थित थे, जिनसे विदेशी व्यापार हो रहा था, चाहे वह व्यापार अरब से हो, चीन से हो, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से हो। उन सब में जो समुद्री तट थे वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो यह कारण भी था कि चोल साम्राज्य को इतनी बड़ी नौसैनिक क्षमता का विकास करना पड़ा। चोल साम्राज्य ने मसालों के व्यापार पर, रत्नों के व्यापार पर, कपड़ों के व्यापार पर, इन सब पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमता का विकास किया, जिससे चोल साम्राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि हुई और चोल साम्राज्य एक संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। चोल साम्राज्य ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त की, जो शिप बिल्डिंग का काम किया, लकड़ी का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जिससे बड़ी जहाजें बनाई जाएं और वह जहाजें समुद्र में स्थिर रह सके, उस क्षमता का विकास किया। इस कारण से हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य ने कलाम नामक जहाजों को बनाया और इन जहाजों के माध्यम से बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान किया। तो जो चोल साम्राज्य ने किया वह अन्य साम्राज्य नहीं कर रहे थे। चोल साम्राज्य के पास जो मजबूत लकड़ी से बने हुए जहाज थे, यह समुद्र की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके, यह क्षमता हमें उनमें दिखती है। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ चोल साम्राज्य में, उसने भी एक बड़ी भूमिका अदा की, जिसके कारण चोल साम्राज्य इतनी बड़ी नौसैनिक क्षमता का विकास कर सका। चोल साम्राज्य ने समुद्र का मानचित्रण करवाया या उन्होंने मैप बनवाया समुद्र का, और जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी विकसित किया। इस कारण हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य समुद्र में सही दिशाओं का ज्ञान, सही हवाओं का ज्ञान, समुद्री धाराओं का ज्ञान, यह सारा ज्ञान रखते थे। और यह भी कारण बना कि चोल साम्राज्य एक बड़ी नौसैनिक क्षमता के रूप में उभर सका। चोल साम्राज्य को यह पता होता था कि कैसे समुद्री धाराओं का और हवाओं का इस्तेमाल करके समुद्री अभियानों को अंजाम दिया जा सकता है। इन्हीं क्षमताओं के कारण चोल साम्राज्य ने मानसूनी हवाओं का अच्छे से प्रयोग किया और उनके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और अरब के देशों तक अपनी पहुंच को मजबूत किया। यह भी कारण बना चोल साम्राज्य की नौसैनिक क्षमता के विकास का। चोल साम्राज्य ने जो सैन्य और सामरिक आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को ठीक से समझा। चोल साम्राज्य के जो शत्रु थे या जिनसे इन्हें लड़ना था या जो इनके प्रतिस्पर्धी थे, वह सब समुद्री मार्गों से ही कनेक्ट होते थे। तो यदि चोल साम्राज्य को इन पर नियंत्रण स्थापित करना था तो यह चोल साम्राज्य की कहीं न कहीं एक मजबूरी बन गई थी कि वह समुद्री क्षमता का विकास करे। इसके साथ जो चोल साम्राज्य था यह स्वयं भी समुद्र तटों के निकट था और जो बाहर के आक्रमणकारी है वह इन पर हमला ना कर दे, इसके लिए भी इन्हें अपनी नौसैनिक क्षमता का विकास करना पड़ा। और एक सबसे प्रमुख कारण हम देखते हैं कि जो चोल राजा हैं वह बहुत दूरदर्शी राजा हैं। उनको यह समझ में आ चुका था कि समुद्री क्षमता का क्या प्रभाव होगा भविष्य में, और इस कारण से भी राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम जैसे शासक समुद्री क्षमता का विकास करते हैं। उनको यह समझ में होता है कि न केवल साम्राज्य विस्तार के लिए बल्कि व्यापार के लिए भी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण होना और समुद्री क्षमता का विकसित होना बहुत आवश्यक है। इस कारण से भी चोल साम्राज्य नौसैनिक क्षमता का विकास करता है। चोल साम्राज्य के पास जो धन संचय की व्यवस्था थी, जो इनकी कराधान व्यवस्था थी, कर संग्रह करने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के कारण भी चोल साम्राज्य में पर्याप्त मात्रा में धन था। इनके पास पर्याप्त संसाधन थे, जिस कारण से यह लोग सैन्य क्षमता का विकास कर सके। इन्होंने बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करवाया क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन था। इनके पास ऐसे टेक्नीशियन थे जिन्होंने इन बड़े जहाजों का निर्माण किया। जो आवश्यकता है जहाज बनाने के लिए वह सामग्री भी इनके पास उपलब्ध थी, स्पेशली लकड़ियां। जब समुद्री व्यापार से चोल साम्राज्य को आय होने लगी तो एक तो इन्होंने इसका महत्व समझा, दूसरे इस हो रही आय का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी नौसैनिक क्षमता के
विकास के लिए। इन्होंने समझा कि जो अंतरराष्ट्रीय संपर्क है और उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है वह कितने लंबे समय तक एक प्रभावशाली रूप से स्थापित हो सकता है, क्योंकि जो सांस्कृतिक प्रभाव है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आम जनता होती है किसी अन्य देश की भी उस पर पड़ता है। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है चोल साम्राज्य का वह आज के डेट में भी हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देख पाते हैं। स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में अगर आप देखें तो आज भी हमें चोल साम्राज्य के सांस्कृतिक प्रभाव के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। तो इस बात को चोल साम्राज्य ने समझा और अपने साम्राज्य की जो कला है, वास्तुकला है, साम्राज्य की जो धार्मिक व्यवस्था है, इन सब को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैलाया और इस सब के लिए इन्होंने अपनी नौसेना का उपयोग किया। जो मंदिर निर्माण कला है, जो मूर्तियों की कला है या जो मूर्ति निर्माण कला है, उस सब का चोल साम्राज्य ने विस्तार किया और इससे जो सांस्कृतिक पकड़ है चोल साम्राज्य की वह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई। चोल साम्राज्य का जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य है उनसे भी चोल साम्राज्य को निपटने के लिए अपने समुद्री क्षमता को काफी मजबूत करना पड़ा। चाहे वह श्रीविजय साम्राज्य हो, चाहे चीन हो या दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश जैसे इंडोनेशिया या मलेशिया या सिंघल देश, इन सब से यदि चोल साम्राज्य को लड़ना था, इन सब पर अपना यदि आधिपत्य स्थापित करना था, तो इसके लिए आवश्यक था कि चोल साम्राज्य के पास नौसैनिक क्षमता हो। चोल साम्राज्य ने जो अपनी प्रशासनिक भूमिका स्थापित की, जो इनके नेतृत्व करता राजा थे, उन सब ने यह समझा कि चोल साम्राज्य को एक कुशल नौसेना के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की, ऐसे कप्तानों की नियुक्ति की जो समुद्री अभियानों को सही ढंग से चला सके और चोल साम्राज्य की नौसैनिक क्षमता का विकास कर सके। चोल साम्राज्य ने जो प्रशासनिक व्यवस्था थी समुद्र की, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया। इन्होंने तटीय रक्षा के लिए अलग सैन्य क्षमता, विदेशी अभियानों के लिए अलग सैन्य क्षमता और समुद्री व्यापार के लिए अलग सैन्य क्षमता का विकास किया। मतलब समुद्री सेना में भी अलग अलग डिवीजन है। एक सेना तटीय क्षेत्र की रक्षा करेगी, दूसरी सेना विदेशी अभियानों का प्रबंधन करेगी, तीसरी सेना समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करेगी और इन सब के कारण चोल साम्राज्य इतनी बड़ी सैन्य क्षमता का विकास कर सका। तो हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य के अलावा अन्य साम्राज्य हैं, इनको एक तो इतनी आवश्यकता नहीं थी कि वह नौसैनिक क्षमता का विकास करे, क्योंकि उनके ज्यादातर शत्रु समुद्री मार्गों से नहीं जुड़े थे, मतलब धरातल से ही जुड़े थे। तो भूमि मार्गों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन चोल साम्राज्य ने यह देखा कि वह समुद्र से घिरे हुए हैं और यदि वह समुद्र से घिरे हुए हैं तो उनको अपनी सैन्य क्षमता का विकास करना पड़ेगा, जिससे वह समुद्र पर भी नियंत्रण स्थापित कर सके। तो यह सारे कारण दिखते हैं और कारण के साथ साथ हमने यह समझा कि क्या आवश्यकता थी चोल साम्राज्य को ऐसी नौसैनिक क्षमता के विकास का। तो इन सब कारणों से चोल साम्राज्य में हमें एक बहुत बड़ी नौसैनिक क्षमता दिखती है। चोल साम्राज्य से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को भी हम देख लेते हैं। एक तथ्य मिलेगा कस्बा। कस्बा शब्द इस्तेमाल होगा चोलों की मुद्रा के लिए। चोल साम्राज्य में जो कस्बा है यह सोने और चांदी की जो धातु मुद्रा है उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। इस मुद्रा पर शिव और नंदी का चित्र हमें मिलता है और न केवल व्यापार के लिए बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी इन सिक्कों का प्रयोग किया गया। इसके साथ हमें यह भी दिखता है कि जो प्रथम महिला शासक की अवधारणा है वह भी हमें चोल साम्राज्य में मिलती है। चोल साम्राज्य ने अपने शासकीय कार्यों में महिलाओं को शामिल किया। संगम साहित्य में, चोल शिलालेखों में, इन सब में हम यह देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य की महिलाएं हैं उनको पर्याप्त स्थान मिला, उनको प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया गया और जो प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं का स्थान है वह सबसे पहले चोल साम्राज्य ने प्रदान किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य कैसे इतनी बड़ी नौसैनिक क्षमता का विकास कर सका और कैसे भारत की पहली सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बनकर उभरा। चोल साम्राज्य अपने समय काल में न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बना और एक बहुत बड़े व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।